विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। महाराष्ट्र मुंबई मलाड मालोनी वेस्ट आजमी नगर के इलाके में 2 मुख्तलिफ मुकामात पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी ऑफिसेस का शानदार इफ्तिताह अंजाम दिया गया, जहां पर एक ऑफिस का इफ्तिताह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नेशनल स्पोक पर्सन वारिस पठान और दूसरी ऑफिस का इफ्तिताह यूथ प्रेसिडेंट सबर आलम खान के बदस्ते मुबारक अंजाम दिया गया। इस इफ्तिताही तकरीब के मौके पर यहाँ पर सबर खान और वारिस पठान के अलावा ज़िला सलाहकार अबू भाई वाल संगर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महिला प्रेसिडेंट रिजवाना ईसा खान और दीगर कई सारे जिम्मेदारान भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इस इफ्तिताही तकरीब के चंद मनाजिर और जानते हैं मज़ीद तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से नुमाइंदा रिपोर्टर वलीउल्लाह खान की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। ये बिल्कुल बहुत अच्छा दिन है, आज शुभ कार्य है। हमारी जो महिला मुंबई की प्रेसिडेंट है रिजवाना ईसा जी, इन्होंने मलाड मालवनी में आज एक भव्य ऑफिस का इनॉग्रेशन किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मतलब हर तरफ काम हो रहा है और इस तरह से ऑफिस खोल के हम लोगों को एक मैसेज भी भेजते हैं कि कुछ भी काम है, रिजवाना ईसा जी यहाँ बैठी है। MIM के तमाम कार्यकर्ता लोग यहाँ मौजूद रहते हैं। आपकी सेवा, आपकी खिदमत के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और बिल्कुल महिलाओं का एम्पावरमेंट इतने वर्षों से मेहनत कर रहे, काम कर रहे हैं और मलाड मालवनी के अंदर तो आपने देखा काफ़ी सक्रिय, काफ़ी एक्टिव रही है। तो हमको यकीन है कि इस ऑफिस से भी बहुत अच्छा काम होगा और मैं तो आपकी जानिब से कहना चाहूँगा लोगों को, खासतौर से मलाड मालवनी की आवाम को, कि जिसका भी जो भी काम है आइए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यहाँ पर ऑफिस है, रिजवाना जी यहाँ मौजूद रहती है, जो भी काम है आप करके। आज ऑफिस खुलने की वजह कहीं ना कहीं ऐसा है कि मतलब MLA की लॉन्चिंग कर रहे हैं आप रिजवाना ईसा खान। अब देखिए, तो रिजवाना जी को मालूम है ना, मेरे को तो पार्टी डिसाइड करती है MLA कहाँ से लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, क्या लड़ेगा, तो असद साहब, अकबर साहब डिसाइड। पठान साहब, जिस तरह से रामनवमी के दिन मालवनी में हिंसा हुई थी और 22 तारीख को जिस तरह से मीरा भाईंदर में हिंसा हुई, उसको किस तरह से देखते हो? कि मेरा तो हमेशा से मैंने ये कहा है, आज भी आपके सामने कहूँगा, आपने सवाल किया है। जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है 2014 से, उसने एक पूरे देश भर में नफरत का माहौल बनाया। मुसलमानों के प्रति तो ऐसा लगता है जंग सी छेड़ दी है। देखिए, हर बार कुछ ना कुछ तरह के, कभी JSR के नाम पे मॉब लिंचिंग कर दिए जाते हैं, कभी ये नहीं बोला उसके नाम पे मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। अभी आपने देखा मीरा रोड का आपने उल्लंघन किया। अब आप जाइए, चलिए 22 जनवरी को आपने, हम तो 6 दिसंबर 1992 को ब्लैक डे इन द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री बोलते हैं, जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को धोखे से शहीद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया सबने माना, फैसले की बुनियाद के ऊपर आपने मंदिर बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा था कि कोई प्रमाण नहीं मिले कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई या ISI के सर्वे में ऐसा कुछ आया हो। फिर भी आपने बनाया, आपके लिए खुशी का माहौल है। अब जा रहे हो एक जगह 300-400 बाइक लेकर, तो हमारे को जो वहाँ से इन्फॉर्मेशन आई वो यही था कि कुछ महिलाएं थी मुस्लिम, उनको छेड़खानी किया, जबरन JSR के नारे लगवा रहे थे। अब ऐसा करोगे तो जाहिर सी बात है कोई जवाब देगा। अब जवाब जब देने आते हैं तो फिर सरकार भी तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, प्रशासन तुम्हारा। सर, मीरा रोड में एक BJP के नेता है, MLA है, गीता है, उन्होंने एक मुद्दा उठाया, बात किया कि कोई 15 मिनट मांग रहा है, कोई 10 मिनट रहा है, हमको 5 ही मिनट मिल जाए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हमने मीरा रोड के सोशल वर्कर्स, वहाँ की आवाम के साथ DGP जो है महाराष्ट्र की रश्मि शुक्ला मैडम जी से मुलाकात की, हमने मेमोरेंडम दिया। उस मेमोरेंडम में हमने बताया कि किस तरह से वहाँ की लोकल MLA जो एक महिला है, उन्होंने ये कहा कि हमको 15 मिनट नहीं चाहिए, 10 मिनट नहीं चाहिए, हमको 5 मिनट तो हम सब पे भारी है। और दूसरे एक BJP के नेता अपने आप को समझने वाले, वो वहाँ गए और उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर है, चुन चुन के मारेंगे। तो हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिया है हेट स्पीच पर, वायलेंस पे, हर चीज इस पे पक्का बैठता है। आप इनके खिलाफ कार्रवाई करिए और इनके खिलाफ FIR होना चाहिए। हमको आश्वासन दिया कि बिल्कुल ठीक है, हम कार्रवाई करेंगे। सर, काफी महीनों से सर महानगर पालिका के चुनाव डिले होते जा रहे हैं। आने वाले चुनाव में क्या MIM के मुद्दे होंगे और किस तरह से ये बार चुनाव की नीति होगी? बिल्कुल फुल फोर्स में लड़ेगी MIM चुनाव। कहाँ से लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, तो चुनाव की वो पार्टी फैसला करेगी और आपको तमाम को बताया जाएगा।
मगर इंशाल्लाह हम ज़रूर लड़ेंगे और हमको यकीन है कि इस मरतबा हमको अच्छी कामयाबी मिलेगी। और ख़ास तौर से मालवनी की तो आप देख ही रहे हो बात, यहाँ तो हमारे अच्छा काम हो रहा है। सर, हर जिस तरफ- तरीके से सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप महमूद पराचा साहब ईवीएम को लेके आवाज़ उठा रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ी है, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब वो लोग आवाज़ उठा रहे, देखते हैं सरकार के हाथ में, प्रशासन के हाथ में, इलेक्शन कमिश्नर के पास है। किस तरह आपकी से क्या उसको राय है इस करते बारे में? हैं। अब मेरी राय का क्या मायने रखता है, बड़े बड़े लोग आपकी हैं पार्टी उसमें। की तरफ से? हमारी पार्टी का तो साफ है भाई, हम तो इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको बोलते फ्री एंड फेयर वोट होना चाहिए। लेकिन महिला शक्ति के लिए अक्सर क्या महिला शक्ति के लिए आप रिजवाना खान जी को क्या शुभेच्छा दोगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिला शक्ति के लिए, महिलाओं के लिए तो हमारी वाहिद एक पार्टी है जिसने अक्के पार्लियामेंट को हिला दिया। सब एक तरफ थे और हमारी पार्टी के वाहिद 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, असद ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब, जिन्होंने ये कहा कि वोटिंग के वक्त कि महिलाओं का अब आरक्षण है तो ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं का भी ध्यान रखना चाहिए, तमाम को सबको साथ में लेके चलना चाहिए। और बिल्कुल महिला शक्ति तो हमारे देश का एक अटूट हिस्सा है। महिलाएं अच्छा काम करती है और आगे भी बढ़ रहे हैं। सर, इसके बाद भी आपके पार्टी पर इल्जाम लगता है कि आप बी टीम है, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, अभी आज की बात है ना, हमको इल्जाम लगा रहे थे बी टीम का, नीतीश बाबू, पलटी राम। अब गिरगिट मैंने कहीं पढ़ा था और सुना था कि 7 रंग बदलता है, मगर यहाँ तो इतने सारे रंग बदल गए कि गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया। कुछ दिन पहले ही उनका बयान आया कि ये तो बी टीम है बीजेपी की, आज खुद जाके वहां बैठ गए। अब बताओ कौन बी टीम है कौन सी टीम है? तो इसीलिए बोलते हैं ना, झूठे का मुंह काला होता ही पब्लिक के सामने, आज सबको सब पता चल गया। और हम पे तो बेबुनियाद इल्जाम लोग लगाते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ए से लेके जेड टीम तक हमको बना दो। मगर जनता जनार्दन है, देश के लोग ने देख लिया कि कौन असल बी टीम है। वोट लिया सेकुलरिज्म के नाम पर और चले गए बीजेपी की गोद में। कौन बी टीम है? मुंबई के अंदर भी हुआ ऐसा, वोट लिया सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर और आज जाके बीजेपी के साथ बस बैठ गए। कुछ लोग जाके शिवसेना के साथ निकाह करके बैठ गए। असल बी टीम वो लोग है, मगर खुद का है, छुपाना है तो जो भी टुकड़ा होता है हमारे सर पर डाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, आप लोग का, आपकी पार्टी की तरफ से क्या सपोर्ट मिलेगा इन लोगों को? देखिए, हम तो हर माइनॉरिटी के साथ खड़े हैं, हम मुस्लिम भाई बहनों के साथ खड़े हैं, हमारे दलित भाइयों के साथ है, क्रिश्चियन, जितने माइनॉरिटी है, जहाँ जहाँ जुल्म अत्याचार होता है, मजलिस अपनी आवाज वहाँ पर बुलंद करती है, करती थी, करती है, करते रहेंगे। जिस तरह से महानगर पालिका के अधिकारी घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं, किस तरह सर्वे कर रहे हैं आरक्षण को लेकर, मुसलमानों को किस तरह से आरक्षण मिलना चाहिए? देखिए, अच्छा सवाल आपने किया। इस पे एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। कल आपने देखा जयरंग पाटिल पूरा आ गए यहाँ पर मराठा आरक्षण के लिए, सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने कहा, हमने पहले दिन से कहा है कि मराठाओं को आरक्षण दो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम तो चाहते मराठा को आरक्षण दो, मगर साथ ही साथ मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। और मुंबई के उच्च न्यायालय ने कहा कि 5% आरक्षण मुसलमानों को एजुकेशन में देना चाहिए। क्यों नहीं देती सरकार? अब कांग्रेस शिवसेना सरकार सत्ता में थी, क्यों नहीं दिया उन लोगों ने उनको रिजर्वेशन? दो रिजर्वेशन हम लोग रिलीजन की बुनियाद पर नहीं मांग रहे। वारिस पठान अपने बेटे के लिए नहीं मांग रहा रिजर्वेशन, हम उनके लिए मांग रहे हैं जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। महमूद रहमान कमेटी ने बोला, सच्चर कमेटी में आया, सब कमेटी के रिपोर्ट बता रहे हैं कि मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। देखिए, हमने मीरा रोड के सोशल वर्कर्स, वहाँ की आवाम के साथ डीजीपी जो है महाराष्ट्र की रश्मि शुक्ला मैडम जी से मुलाकात की, हमने मेमोरेंडम दिया। उस मेमोरेंडम में हमने बताया कि किस तरह से वहाँ की लोकल एमएलए जो एक महिला है, उन्होंने ये कहा कि हमको 15 मिनट नहीं चाहिए, 10 मिनट नहीं चाहिए, हमको 5 मिनट तो हम सब पे भारी है। और दूसरे एक बीजेपी के नेता अपने आप को समझने वाले, वो वहाँ गए और उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर है, चुन चुन के मारेंगे। तो हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिया है हेट स्पीच हुई थी मालूनी में नशा मुक्ति के ऊपर, आपने बहस की थी इस बारे में, उसके ऊपर क्या रिजल्ट आया है? बहुत अच्छा इफेक्ट आया है। अभी भी नशे का अफसरों ने कारोबार बताया है कि नशा जो था, नशा का यहाँ पे कारोबार व्यवस्था जो चल रहा था, काफी हद तक उसके अंदर कमी आई है। हम लोग तो खुद जहाँ हमको पता चलता है कि यहाँ ये हो रहा है, हम पुलिस को इन्फॉर्म करते, देखो तुम स्टेप लो, तुम एक्शन नहीं लेंगे तो फिर हम घुसेंगे। पहले आवेदन है, फिर निवेदन है, तो उसके बाद धनाधन है। वारिस जी, मेरा सवाल नशा तो पूरी हमारी जो युद्ध को तबाह बर्बाद कर रहा है, हम उसके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। नशा खत्म होना चाहिए। वारिस जी, मेरा सवाल ये है, काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन है एमआईएम की मोनोपोली क्या, एमआईएम लोगों से चाहती क्या है? एमआईएम किस तरह से उम्मीद करती है कि लोग उन्हें किस तरह से उन्हें भरोसा करे या सपोर्ट करे? काफ़ी लोगों को मिसकन्फ्यूजन है, व्हाट एमआईएम नीड्स फ्रॉम अस।
देखिए MIM चाहती है कि लोग उनको मोहब्बत से नवाजे, दुआओं से नवाजे, ताकि लोगों का काम कर सके। आज MIM ये भी चाहती है, आपने देखा होगा यादव को आप पूछिए आपके पास नेता है तो बोलेगा है हमारे पास नेता, जाटों को पूछिए नेता है आपके पास, है हमारे पास नेता, मुसलमानों को पूछो तुम्हारे पास कोई नेता है, बोलेगा नहीं है मेरे पास। क्यों? हम तो सत्ता में नहीं थे ना 75 सालों से। जो सत्ता में थे उन्होंने किसी को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी नहीं करने दिया। किसी को जब टिकट दोगे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा तो मुसलमान भी आगे बढ़ेगा। तो हम तो चाहते हैं कि आप में से नेता बनाओ। MIM को नेता बनने का कोई शौक नहीं है, ना असद ओवैसी को शौक है, ना वारिस पठान को लीडर या नेता बनने का शौक है। हम तो लोगों के कार्य के लिए, लोगों के काम के लिए आगे आइए। और जमात का काम है वर्क इज अवर आइडेंटिटी। लोगों के मसले मसाइल हल कब होंगे? जब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि आप में से नेता चुनो, ठीक है, भेजो पार्लियामेंट में, भेजो देश की जनता को अगर कोई कानून नापसंद है, कोई चीज नापसंद है, तो क्या उसको आप फिर भी लागू कर सकते हैं? ये सही है या गलत है? अब सुप्रीम कोर्ट है, देश की सर्वोच्च न्यायालय तो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है। अब पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 जी बराबर, जिसमें क्या कहा है पता है आपको? 15 अगस्त 1947 के पहले के जितने भी रिलीजियस मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर्स है, आप उसका नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। फिर भी लोग सर्वे कराने जा रहे हैं। तो ये नहीं मानते पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को, ये नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट के कानून को। इल्जाम हम पे, हम तो लड़ेंगे। हमने तो बाबरी के टाइम भी कहा था हम हमारी एक मस्जिद खो चुके हैं, हम आगे दूसरी मस्जिद नहीं खोएंगे। इंशाल्लाह हम संविधान के दायरे में रहकर लास्ट तक हमारी जंग जारी रखेंगे। किशोरी जी, जिस तरह से मुंबई अध्यक्ष बनने के बाद एक महिलाओं में नई शक्ति दिख रही है, और आज जनसंपर्क कार्यालय का मुंबई का मालूनी में उद्घाटन हुआ, क्या कहना चाहोगे? किस तरह से MIM में महिलाएं ज्यादा तौर पे जुड़ना चाहिए, क्योंकि जो 18 साल की उम्र के बच्चे यंग जनरेशन है वो जुड़ना चाहता है, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, संदेश तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया है कि महिलाओं को भी सक्षम होना चाहिए, महिलाओं को भी सियासत में आगे आना चाहिए। क्योंकि आज जो हालात चल रहे हैं देश में, आप लोग देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ भी सियासत हो रही है। महिलाओं की सुरक्षा बोल के महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी जा रही है। तो जैसे हमारे वारिस भाई ने अभी कहा, और मैं पहले तो सबसे पहले मैं वारिस भाई को शुभकामना दूंगी कि मुंबई के अंदर जब भी हमें कोई तकलीफ होती है, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी समस्या को लेकर, तो हमें वारिस भाई का बहुत सपोर्ट है। और मैं ये देख रही हूँ कि वारिस भाई पूरे हिंदुस्तान में एक बेबाक आवाज़ है, मजलूमों के लिए बेबाक आवाज़ एक वालिद वारिस भाई की उठती है। आप लोग देखते हैं मीडिया आप चलाते हैं तो मीडिया में एक वारिस भाई है जो हक पे बात करते हैं। तो मैं यही साथ में कहना चाहूँगी, आज हमारे वारिस भाई यहाँ पर आए और हमारे लिए टाइम दिया, और हमारे ऑफिस का ओपनिंग उनके हाथों से हुआ। मैं बहुत ही अपने आप को खुश नसीब समझूंगी और महिलाओं को खुश नसीब। आने वाले दिनों में मुंबई में कितने जनसंपर्क कार्यालय के उद्घाटन होंगे? देखिए, अभी तो महिलाएं आगे आ रही हैं, महिलाएं आगे आके सियासत में हिस्सा ले रही हैं। इंशाल्लाह आगे बहुत मजबूत होंगी और कार्यालय भी उद्घाटन होंगे, आपको देखते जाइए। महानगर पालिका के चुनाव में किस तरह के मेयर देखना चाहते हो? MIM का, शिवसेना का या इतर? देखिए, 50% तो महिलाओं का आरक्षण है मुंबई BMC में, तो ठीक है। इंशाल्लाह हम जैसे वो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबर साहब जैसे भी कहेंगे, जितनी सीट पे यहाँ पे लड़ाएंगे उतनी महिलाएं जितनी जीत के आएंगी, और पूरी मेहनत से हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पूरा काम करेंगे, घर घर परचम लहराएंगे और आने वाले समय में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। रिजवाना जी, आपसे भी एक सवाल होगा मेरा। आप दोनों जन से या तीनों जन बैठे, अब की बार मलाड मालूनी के अंदर आपकी कितनी सीट आ सकती है, क्या लग रहा है आपको? भाई, हमारी तो कोशिश हमेशा ये रही है और कर ही रहे हम लोग। आज जैसे महिला प्रेसिडेंट का ऑफिस का ओपनिंग हुआ, उसी तरह आज आजमी नगर भी एक यूथ प्रेसिडेंट का हमारा ऑफिस का ओपनिंग वारिस भाई का इंतज़ार था। टाइम देने के लिए रिजवाना मैडम को बोला गया था। वारिस भाई ने बड़ी मेहरबानी की है हमारे दोनों के ऊपर, यहाँ आकर यहाँ ओपनिंग किए। अब जाने के बाद हम दूसरी भी ओपनिंग करने के लिए जा रहे हैं। मालवनी में हम कम से कम 4 सीट लड़ाने की तैयारी में लगे हुए हैं, उसी मुद्दे से हम काम कर रहे हैं। जी अबू भाई, वारिस भाई, आप लोग एक दिग्गज माने जाते हैं एक ज़माने से। एक बात बताइए, विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पे आए दिन आरोप लगाती रहती है EVM को लेके, क्या EVM फितने की जड़ है? इसको फितने की जड़ कहा जाता है। इस बात को नज़र के किस चश्मे से देखते हैं? नहीं, बेशक है, EVM के मसले तो हैं। EVM जो मशीन है इसके ऊपर काफ़ी हंगामा चल रहा है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा है, देखते क्या होता है। हम तो EVM के खिलाफ ही रहेंगे इंशाल्लाह। रिजवाना जी, आज जो पार्टी ऑफिस खुली है, इसका मेन की प्रोफाइल क्या है? आप क्या हिसाब से सोचते हो कि वुमेन को यहाँ से कौन सी चीज़ का एम्पावरमेंट मिलेगा? देखो, पहली बात तो महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 365 दिन आवाम के दरमियान है। हैदराबाद में भी है, मुंबई में भी है, जहाँ जहाँ हमारे जिम्मेदार हैं वहाँ पे हमेशा 365 दिन हम लोग काम करते हैं। और हमारे सदर का कहना है 365 दिन आवाम के दरमियान रहिए, आवाम के मसाइल को हल कीजिए। जिस पैमाने पे होता है उस पैमाने पे हम महिलाओं के लिए, हम अपने भाइयों के लिए हमेशा खड़े हैं। मालवनी में वुमेन एम्पावरमेंट काफ़ी लोग रेशियो पर है, क्या लोग आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि ब्रांच से उनको एम्पावरमेंट मिलने के चांसेस है? इंशाल्लाह हमसे जितनी मेहनत होगी हम यहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से काम करेंगे। ये अच्छी ओपनिंग अच्छी हुई, लोगों का क्राउड है इधर, एमआईएम के लोग चाहते हैं, जुड़ रहे हैं। अभी तो कार्यालय नहीं था, कार्य करने के लिए कार्यालय ज़रूरी होता है। हमने सोचा कि कार्य तो वैसे भी हो रहा था, लेकिन कार्यालय रह के भी कार्य करेंगे तो अच्छा कार्य होगा, लोग जुड़ेंगे हमसे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम काम भी करते हैं, हर सोसाइटी में जाके लोगों से मिल रहे, जुड़ रहे हैं लोग जो है। हर गली गली में हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैसेज घर तक देके जा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। कार्यालय हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी हम बहुत और जिद्दोजुनून के साथ और ये काम को अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। आने वाले वक्त में एमआईएम पार्टी यहाँ से बहुत जल्दी अपना परचम लहराएगी। आज एमआईएम के हर जगह ऑफिस खुल गए हैं, तो इसका मतलब क्या कितने कैंडिडेट उतारेंगे यहाँ पर, इसकी वजह से? देखिए, कोशिश तो जारी है, कोशिश इस तरीके से जारी है पूरे मुंबई में इंशाअल्लाह हम अपना कैंडिडेट देंगे। बाकी जो आला कमान कहेगा उस पर अमल किया जाएगा। और रही बात ऑफिस की, तो जैसे हमारे इरफान खलीफा साहब हैं, हमारे इमरान गफूर साहब है, अबू भाई है, अयूब भाई है, जिस तरीके से ये लोग मलाड में काम कर रहे हैं, हमारे इरफान भाई जो भी तालुका अध्यक्ष बने और अपने हाथ के नीचे इतनी बड़ी टीम खड़ी की। आज मैंने यहाँ देखा, सर्वे किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी महसूस हो रही है। इस तरीके से अगर काम हर ज़िले में और हर इलाके में होगा तो इंशाल्लाह हम सारी जगहों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। सर, आपका नाम बताएं और आपका क्या पोस्ट है हमारे दर्शक में? मेरा नाम सवार आलम शाह है, मैं मुंबई का यूथ प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ पर एक ओपनिंग थी यूथ की ऑफिस की, इस सिलसिले में यहाँ आया। यहाँ की जनता की काफ़ी समस्या है, क्या यहाँ की जनता उम्मीद कर सकती है कि कार्यालय खुलने के बाद उनकी जनता का समस्या का हल निकाला जाएगा? बिल्कुल कोशिश की जाएगी, हल निकालने के लिए तो ऑफिस खोली, नहीं तो किसको इतनी बड़ी है। अब आपने तो जिता के देख लिया यहाँ पर एमएलए को, 10 साल 15 साल 20 साल क्या मिला है पता ही है। आप जब तक पिट्टू बने रहेंगे ऐसे ही होगा। अपने लोगों को लाओ, अपनी पार्टी को लाओ, अपनी कौम के आदमी को आगे लाओ, तभी आपका कुछ काम बनेगा। जिस तरीके से ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर एक भी महिला कॉलेज नहीं, महिला डिग्री कॉलेज नहीं, और तो उसके बारे में अगर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, जैसे मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हर इलाके में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ग्राउंड, हर चीज़ की जगह मुहैया कराती है बीएमसी। लेकिन यहाँ हमारे जो आमदार एमएलए एमपी जो होते हैं, इसको बिल्डर के साथ मिल के इसको इस तरीके से ज़मीन से गायब कर देते हैं कि पता ही नहीं चलता है वो जगह कहाँ गई। अगर हमारे लोग आएंगे क़यादत पे तो इंशाल्लाह अगर जैसे जैसे हमको ये चीज़ पता चलेगी इसका हल निकालते जाएंगे। आज़मी नगर में आने के लिए बहुत ट्रैफिक का समस्या का सामना करना पड़ता है, इसके ऊपर आप क्या कदम उठाएंगे? जगह जगह ठेले की गाड़ी खरीदते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाती है, बच्चे जो स्कूल के आने जाने के लिए रहते हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये हर मुसलमान इलाकों में यही होता है, क्योंकि प्रशासन कभी मुसलमान इलाकों पर ध्यान देता ही नहीं है। आप मलाड ही नहीं, आप कुर्ला देख लीजिए, आप जोगेश्वरी देख लीजिए, हर जगह यही हाल है, क्योंकि प्रशासन यहाँ कुछ काम ही नहीं करता है। इसके ऊपर आप आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल, हमारी जैसे जैसे आवाज़ मजबूत हो जाएगी हम इसके ऊपर और मजबूत होते जाएंगे। मुंबई यूथ के प्रेसिडेंट सबर आलम साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आने वाले चुनाव में आपकी एमआईएम पार्टी किस तरीके से तैयारी कर रही है? जैसे कि आप पिछले 2 घंटे से साथ में आपने खुद तैयारी देख ली होगी किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इससे मजबूत तरीके से करेंगे। क्या लगता है इस बार सहयोग मिलेगा आपकी पार्टी को, यहाँ आज़मी नगर की जनता सपोर्ट करेगी? जिस तरीके से बिहार, यूपी, कर्नाटक हर जगह पर मुसलमानों ने दूसरों का साथ देके देख लिया है कि हासिल कुछ नहीं है, तो इंशाल्लाह यहाँ के लोगों की, मुसलमानों की भी आँख खुलेगी और बिल्कुल हमारे कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब का पुरजोर इस्तेकबाल किया जाएगा और उनके पीछे खड़ा रहा जाएगा।